नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन भूगोल विषय के चौथे अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे जिसका नाम है वायु। वायु में सबसे पहली चीज अपने आती है वायुमंडल। जो अपनी पृथ्वी है, आप सभी को पता है पृथ्वी किससे टूटकर बनी है? वो सूर्य का ही एक छोटा सा भाग है। अपन ये कह सकते हैं सूर्य का एक छोटा सा कण है। जब वो सूर्य का एक छोटा सा कण है तो पहले भी सूर्य की तरह गर्म हुआ करती थी। धीरे धीरे जब पृथ्वी सूर्य से अलग हो गई तो ठंडे होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और लाखों सालों में वो धीरे धीरे ठंडी होगी। आपको पता है जब यहाँ पर कोई कण ठंडा होता है तो उसमें से गैस निकलती है, वैसे ही सूर्य से गैस निकली और वो हवा में जाकर जमा हो गई। जब वो जमा हुई, ये क्रिया हो गई उस पृथ्वी के चारों, जिससे किसका निर्माण हो गया? वायुमंडल का। तो अगर सीधी सी परिभाषा अपने से पूछी जाए कि वायुमंडल किसे कहते हैं तो अपन ये कहेंगे अपनी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, उसे अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और अगर किताब की भाषा में कहें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है अपना वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, वायु का घेरा है, यही अपना क्या है? वायुमंडल है। फिर अपने बात आती है तो वायुमंडल अपने काम क्या आता है? अगर वायुमंडल नहीं होता तो शायद अपना जीवन संभव ही नहीं था। सबसे पहले वायुमंडल के कारण ही अपन जीवित है, क्योंकि वो प्राणवायु अपने को देखता है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर की बात करें तो ये जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारी परतें हैं, उसमें से कुछ परतें सूर्य की हानिकारक किरणों को अपने पृथ्वी तक आने के लिए रोकती है और कुछ परतें हैं वो उल्कापिंडों को रोकती है, वरना क्या होता? उल्कापिंड आता और अपनी पृथ्वी पर गिर जाता, जिससे हमारे यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। तो अपन ये कह सकते हैं अगर वायुमंडल नहीं होता तो अपना जीवन भी नहीं होता। तो आइए आज अपन अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 वायु। और सबसे पहले लिखते हैं वायुमंडल की परिभाषा। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अपनी पृथ्वी हो गई ये देखो, अपन थोड़े चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हो गई अपनी पृथ्वी। अब इसके चारों ओर किसका आवरण है? चारों ओर वायु का आवरण है। ये अलग अलग परतों के अंदर अलग अलग वायु या गैस से भरी हुई है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? अपना वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वायुमंडल। अब अपन दूसरे नंबर पर देख लेते हैं इस वायुमंडल की उपयोगिता। वायुमंडल की उपयोगिता, ठीक है, इसको अपन पॉइंटों के अंदर लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा, वायुमंडल अगर नहीं होता तो अपन ना यहाँ पर जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता। तो अपन लिख लेते हैं जीवन, या अपन यहाँ लिख लेते हैं पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए अति आवश्यक। तो पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वायुमंडल। दूसरी प्राणवायु। प्राणवायु कौन सी? ऑक्सीजन। ये क्या करता है? हमारे को प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। ठीक है ना, हमारे को ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। नंबर 3, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। कौन सी हानिकारक किरणें? अगर आपसे कहीं ना पूछ लिया जाए तो अल्ट्रावायलेट
यूवी रेज, ठीक है ना, यानी बैंगनी किरणें, ये लो, ठीक है ना, बैंगनी किरणों को अपने पृथ्वी तक आने में रोकता। अगर ये आ जाती तो क्या होता, पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता और त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना थी। फिर आते हैं नंबर 4 पर, पृथ्वी के तापमान को समान बनाए रखती है या रखता है कौन, वायुमंडल। किस प्रकार, अगर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर आती तो दिन का तापमान तो हो जाता इतना अधिक कि बहुत ज्यादा गर्म अपन यहाँ पर रह ही नहीं पाते। फिर दूसरे समय में रात्रि के समय यहाँ पर इतना ठंडा तापमान हो जाता तो यहाँ पर भी अपन नहीं रह पाते। तो तापमान को समान करने में, तापमान को बराबर रखने के में या तापमान को सम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यही क्या करती है, तापमान को समान रखती है, दिन में ज्यादा गर्मी नहीं होने देती और रात्रि में ज्यादा ठंड नहीं होने देती। नंबर 5, उल्का पिंडों को पृथ्वी से टकराने में रोकती है या पृथ्वी से टकराने से रोकती है। कौन रोकती है, वायुमंडल। ये वायु परतें हैं, अलग अलग परतें बनी हुई। आगे अपन जब इसका संगठन देखेंगे तब इनको एक बार वापस देखेंगे। ये क्या करती है, जो बाहर से उल्कापिंड आते हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये तो हो गई अपने वायुमंडल की उपयोगिता। तो मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। पर हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की उपयोगिता जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है। प्राणवायु प्रदान करता है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, पृथ्वी के तापमान को समान बनाए रखता है, उल्का पिंडों को पृथ्वी से टकराने में या टकराने से रोकता है। तो ये तो हो गया अपने वायुमंडल की उपयोगिता। अब आगे अपन देखते हैं इस वायुमंडल के अंदर गैसें कौन कौन सी है, प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने सभी ने स्क्रीनशॉट। अब अपन देखते हैं कि अपने वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें या वायुमंडल कौन कौन सी गैसों से मिलकर निर्मित है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए आपके वायुमंडल का संगठन, कि जो ये अपना वायुमंडल है किन किन गैसों से निर्मित है। वायुमंडल का संगठन, ठीक है। ये लोग सबसे पहले वायुमंडल का संगठन मूल रूप से देखा जाए तो वायुमंडल में प्रमुख से दो ही गैसें हैं जो पूरे वायुमंडल का 99% है। कौन कौन सी गैसें हैं, एक तो आपके है नाइट्रोजन, दूसरी गैस है आपके ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर पूरे वायुमंडल का 99% है। तो 99% गैस कौन कौन सी दो गैसें हैं, एक तो है आपके नाइट्रोजन जो 78% है और ऑक्सीजन जो 21% है। तो दोनों मिलकर कितने प्रतिशत हो गई, 98%। तो वायुमंडल के संगठन में सबसे पहली गैस का नाम लिख दो नाइट्रोजन, ठीक है। और इसकी प्रतिशत लिख दो, वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 78%, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 बातें लिखेंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़कर नंबर 2 पर यहां पर लगा लेते हैं अपन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है अपने, 21%, ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा 21%। इसके बाद में जो तीसरी बड़ी गैस आती है वो आपके है नंबर 3 पर ऑर्गन। ऑर्गन वायुमंडल में उपस्थित रहने वाली तीसरी बड़ी गैस है और इसका जो प्रतिशत है 0.93%, यानी 1% से भी कम। और चौथे नंबर पर जो आपकी गैस आएगी वो आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है आपके, ये आपके है 0.03%, ठीक है। और इसके बारे में भी 2-3 बातें रहेगी, वो भी लिख लेंगे। और अंतिम रूप से जो आपके हालांकि गैस आती है हीलियम, नाइट्रोजन, ये भी गैस है लेकिन ये मात्रा में बहुत कम है, इसलिए अपन इन सभी को समूह के रूप में कह सकते हैं
अन्य गैसें, जिसमें जलवाष्प भी शामिल है, हाइड्रोजन भी शामिल है और हीलियम भी शामिल है, और इन सब का अन्य गैसों का प्रतिशत रहेगा 0.04%। मुख्यतः आपको क्या याद करना है, ये चार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार आपको क्रमशः याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में गैसों का संगठन क्रमानुसार लिखिए। तो क्रमानुसार क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन फिर 2 नंबर पर है, ऑर्गन 3 नंबर पर है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 नंबर पर है। सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के क्या हो गया, सबसे पहले तो अपने देखो 78% है, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस। सर्वाधिक गैस अगर पूछ ले जाए वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी उपस्थित है, तो आप क्या कहोगे, नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन और क्या क्या काम आती है, अपन श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन जो गैस होती है बहुत तीव्र, बहुत तेज गैस होती है, तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ में नाइट्रोजन का भी अपन श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत तीव्र गति से अपने अंदर नहीं जाए। अगर अपन थोड़ा सा उल्टा कर दें, अगर यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती और नाइट्रोजन कम हो जाती, तो क्या होता, चारों ओर आग लग जाती। क्यों आग लग जाती, क्योंकि ऑक्सीजन जो ज्वलनशील गैस है, ये किसी भी पदार्थ को जलने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ऑक्सीजन की अधिकता से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। या क्यों, क्योंकि बहुत तेज गैस है, और इसीलिए अपन श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ में किसको लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। सभी प्रकार के जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो अपनी श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन नहीं लेते। वो नाइट्रोजन किससे प्राप्त करते हैं, मिट्टी से। तो अपना एक पॉइंट यहां पर भी लिख लेते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न अपने दिमाग में ये आता है कि अपन जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन ले ली, तो क्या वापस नाइट्रोजन का बाहर उत्सर्जन करते हैं। तो जो अपन यहां पर ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के अंदर गैस बाहर निकालते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपन नाइट्रोजन को भी बाहर निकालते हैं। तो श्वसन क्रिया में सहायक गैस कौन सी होगी, अपने नाइट्रोजन। मुख्य गैस होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में अपने हो गई नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं, और पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किससे प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब अपन आते हैं नंबर 2 ऑक्सीजन गैस पर, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अपने आता है श्वसन क्रिया की मुख्य गैस। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं श्वसन क्रिया में उपयोगी। अपन श्वसन क्रिया में सबसे उपयोगी गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन। और नंबर 2 पर, अब आपको पता होगा पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अपन ये कह सकते हैं पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाने की क्रिया होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, केवल उसी में ही या उसी क्रिया के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बाकी अधिकांश समय में जब वो भोजन नहीं बना रहे होते हैं, तब वो स्वयं भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ पौधे जब अपने यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तभी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो गई, ये हो गई उसके भोजन निर्माण की। जब हरे पौधे भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, तो इस ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ों या पेड़ पौधे लिख देते हैं यहां पर, पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन
तो उस समय किसका उत्सर्जन होता है? ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। और वो उस समय जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अन्य समय में उनके लिए भी श्वसन क्रिया में कौन उपयोगी है? ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे किसका उपयोग करते हैं? भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित यानी छोड़ते हैं। और उन्हें नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है? तो नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करते हैं? वो मिट्टी यानी भूमि से प्राप्त करते हैं। बात आ गई समझ में? अगला देखो, ज्वलनशील गैस। जो ऑक्सीजन है वो एक ज्वलनशील गैस है, आग लगाने में सहायक है। अगर यहां पर किसी ज्वलनशील पदार्थ को ऑक्सीजन ना मिले तो वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक प्रकार की क्या है? ज्वलनशील गैस है। कहीं पर अगर माचिस जलानी है तो वहां पर भी किसकी मात्रा की आवश्यकता है अपने को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में वो भी नहीं जगेगी। तो इसलिए ये एक प्रकार की कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। उसके बाद में नंबर आता है 3 ऑर्गन का। ऑर्गन का कुछ अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। आज तक केवल अपन ने यही सुना था कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत नुकसानदायक गैस है। हाँ, अधिकता में अगर इनमें से किसी की भी अधिकता हो जाए तो वो नुकसानदायक है। अब अधिकता किसकी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है, इसीलिए अपन इसको नुकसानदायक कहते हैं। वरना कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो अपन इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया? श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और दूसरा इसका उपयोग क्या हो गया? पृथ्वी पर ताप को बनाए रखने में सहायक। पृथ्वी पर ताप को बनाए रखने में सहायक। देखो किस प्रकार, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं। जैसे ये अपनी होगी पृथ्वी, ठीक है ना? ये अपनी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। और इसके ऊपर एक परत है आपके किस गैस की है? ये परत आपके कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। अब क्या होगा? ये सूर्य की किरणें यहां पृथ्वी पर टकराएगी और टकराने से क्या होगा? परावर्तन से वापस ये चली जाएगी। भाई परावर्तन होगा और वापस चली जाएगी। लेकिन ये क्या करती है? इसको परावर्तित होने से रोकती है और ये फिर अपने यहां पर ही क्या करती है? घूमती रहती है। जिससे क्या होता है? पृथ्वी पर अब ये गैस, ये जो सूर्य की किरण थी अंदर तो आ गई लेकिन बाहर नहीं जा पा रही है और ये कहां पर रह रही है? पृथ्वी पर। जिससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और जब यहां पर रात्रि के समय यही क्रिया चलती रहेगी और रात्रि के समय ये अत्यधिक ठंडा होने से बचेगा। अगर ये नहीं होती, अगर ये गैस नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो क्या होता? पृथ्वी की किरण यहां से, ये सूर्य की किरण पृथ्वी पर टकराती और वापस चली जाती। रात्रि के समय यहाँ का तापमान हमेशा में माइनस के अंदर चला जाता, जिससे जीवन यापन करना कठिन हो जाता। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अपने लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसकी अधिकता हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने लिए देखो क्या बना रही है? परत का निर्माण कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कृषि कार्य करते हैं सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं? यहाँ पर आपके जो पहाड़ी क्षेत्र या अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या करते हैं? एक हरे रंग का छोटा सा घर बनाते हैं, प्लास्टिक का या अपन ये कह सकते हैं हरे कपड़े का। जिससे क्या होता है? उसके अंदर सूर्य की किरणें तो आ जाती है लेकिन जो उष्मा होती है उसी के अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती। तो अपन उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। हरे रंग का घर हो गया वो। और ये भी तो उसी प्रकार का कार्य कर रही है। यहां से किरणें अंदर आ रही है लेकिन इसकी उष्मा को ये बाहर जाने से रोक रही है। तो अपन इसको क्या दे देते हैं? एक नाम। क्या नाम देते हैं? इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही अपन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छी है लेकिन हर जगह बताते हैं ये खराब है। देखो क्या हो गया, अब जब ये इसकी अधिकता हो जाएगी, यहां पर ये क्या हो गया? इसकी अधिकता हो गई तो ये क्या करेगी? दो प्रकार के प्रभाव करेगी। एक तो आने ही नहीं देगी और जो अंदर आ गई, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आ गई है, उसको बाहर निकलने नहीं देगी। पहले तो क्या होता था? कुछ एक यहाँ पर जो किरणें होती थी वो रुकती थी, अन्य किरणें चली जाती थी। अब इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा? ये आ तो जाएगी लेकिन वापस बाहर नहीं निकल पाएगी। जिससे क्या समस्या आ जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग।
यानी भूतापन की समस्या यहां पर उत्पन्न हो जाए। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर इसकी अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग, या इसका हिंदी में क्या कहते हैं, भूतापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसकी अधिकता से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान बढ़ जाएगा। अपने यहाँ पर सामान्य तापमान तो अपने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे। जो द्वीपीय क्षेत्र है या जो द्वीपीय देश है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जलमग्न, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी पानी धीरे धीरे पिघल कर आएगा। और आपको पता है अपनी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पूर्ण रूप से क्या है, बर्फ जमी हुई है। जब ये बर्फ पिघल कर आएगी तो पानी का ये जो यहाँ पर जल का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो छोटे छोटे द्वीप है वो क्या होंगे, धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे। तो वहां पर जो जानवर रह रहे हैं या वहां पर कोई आवास है, बस्तियां है, मनुष्य की बस्तियां, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर इसको रोकना आवश्यक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को नुकसानदायक भी बताया है। यानी अधिकता तो अगर किसी भी गैस की होगी, अगर ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो भी नुकसानदायक है, चारों ओर आग लग जाएगी। और नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तो श्वसन की समस्या हो जाएगी, ये जो अपनी ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए वायुमंडल में ये सभी गैसें बराबर रहनी आवश्यक है। तो एक बार अपन इसका वापस रिवाइज कर लेते हैं। वायुमंडल का संगठन, सबसे पहले अपने को क्रम याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। अन्य गैसें में कौन कौन सी होगी, हीलियम होगी, हाइड्रोजन होगी और जल वाष्प होगा। ठीक है, और उसके बाद में नाइट्रोजन कितने हैं, 78%, ऑक्सीजन कितना, 21%। एक पर्सन ऐसा भी पूछा जाता है कि यहाँ पर आपके वायुमंडल में 99% कौन कौन सी गैस है, और इनमें अवैध के अंदर दिया जाता है दो नाम, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक नाम दिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एक नाम दिया जाएगा आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑर्गन, एक नाम दिया जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम, कोई भी नाम दे देंगे। तो आपको ये याद रखना है केवल दो गैसें ही मिलकर अपने 99% बनाती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाए नाइट्रोजन 78% है, वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस है, अपने को प्रतिशत देखते ही पता चल जाएगा। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन का भी उपयोग होता है, अपन श्वसन में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाहर छोड़ते हैं। पेड़ पौधे किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में आएगा ऑक्सीजन 21% है, श्वसन क्रिया के अंदर उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे के द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है, और साथ ही ज्वलनशील गैस है। ठीक है ना, अभी आपको पता होगा ब्राजील के अंदर आग लगी थी जो अभी बुझ नहीं रही है। क्यों बुझ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष है वहां पर ऑक्सीजन की अधिकता है। ऑक्सीजन की अधिकता होने के कारण क्या होता है, वहां पर आग लगातार बढ़ रही है। और उसके बाद में ऑर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत है। श्वसन क्रिया में उत्सर्जन करते हैं अपन, और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी के तापमान को कैसे बनाए रखती है, रात्रि में अत्यधिक ठंडा होने से बचाती है। साथ ही ग्रीन हाउस गैस, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जिस प्रकार ग्रीन हाउस के अंदर जब सूर्य की किरण अंदर जाती है और वापस बाहर निकलती है, उसका जो तापमान होता है अंदर बढ़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार ये क्या करती है, अपनी गैस बाहर से सूर्य की किरणें आती पृथ्वी तक तो पहुंचाती है, उसको बाहर जाने से रोकती है, जिससे जो अपनी पृथ्वी का तापमान है स्तर बना रहता है या उच्च बना रहता है। इसीलिए इसको क्या, कौन सी गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसकी अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग, अगर पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ग्लोबल वार्मिंग। या उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अपन भूतापन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इसको मैं 99% यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब एक अपन थोड़ा सा फैक्ट आपकी जो किताब के अंदर दे रखा है साइट के अंदर, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके अंदर क्या दे रखा है, और जिससे अगला अपना टॉपिक संबंधित जो वायुमंडल की संरचना है वो थोड़ा सा संबंधित रहेगा। आपको पता है कि अपनी जो सूर्य है जो भूमध्य रेखा पर अधिक चमकता है, तो आप सबको पता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी गिरने के कारण क्या होता है, वहां का तापमान अधिक होगा, और जहां का तापमान अधिक होगा वहां पर थोड़ी सी जो गैस होती है वायुमंडल में वो गर्म हो जाएगी।
जो वायुमंडल के अंदर गैस हो जाएगी तो वो गैस गर्म होने के बाद में क्या होती है, हल्की होती है। अच्छा, इसका भी उदाहरण अपन देख सकते हैं। आपने देखा होगा, ये अभी सर्दियों का समय चल रहा है, अपन नहाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक पानी को गर्म करते हैं, तो ये रहा अपना पानी। अब जैसे ही अपन ने पानी को गर्म किया, जैसे ही अपन ने यहाँ पर पानी को क्या किया, गर्म किया, ये पानी क्या होगा, यहाँ भाप बनकर ऊपर की ओर जाएगा। अब आपको पता है जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर कौन जाता है, हल्का जाता है या भारी जाता है। तो यहाँ पर गर्म करने से क्या होगा, देखो इसको गर्म किया और गर्म करने से जो ये पानी था, पानी के अंदर जो गैस थी, गर्म होने के बाद में हल्की हो गई। हल्की होने के बाद में क्या हो गई, ऊपर की ओर उठ गई। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब कभी तापमान, गर्म होने का मतलब क्या हो गया, तापमान में वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, तापमान में बढ़ोतरी हुई, गर्म हुआ, तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होती है, गैस हल्की हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि हुई तो ये गैस हल्की हो गई, हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है और ऊपर उठती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि हुई तो गैस हो गई हल्की, और हल्की होने से क्या होती है, ऊपर उठती है। तो ठीक इसके विपरीत क्या होगा, ठीक इसके विपरीत क्या होगा, तापमान में वृद्धि की जगह अब मैं क्या कर दूं, तापमान में कमी कर दूं। ये लो, तापमान में कमी कर दी। तो यहां जब तापमान में वृद्धि होती है तो गैस हल्की होती है, ठीक है, और यहां पर तापमान में कमी होगी तो क्या होगी, गैस भारी, या एक और शब्द ले सकते हैं, सघन होगी, जिससे क्या होगा, वो नीचे ही रहेगी। तो नीचे रहेगी, अगर ऊपर उठ जाती है तो यहां पर क्या होगा, वायु का जो दाब होगा वो कम हो जाएगा, वायु का दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, और गैस नीचे रहेगी। जैसे ये यहां पर अपन मानते पृथ्वी है और यहां पर एक वस्तु पड़ी है, ठीक है ना, ये अपन ही खड़े हैं यहाँ पर, चलो अपन ही यहाँ पर बना लेते हैं, ये अपन यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे गैस, अब यहाँ पर गैस ठंडी होकर यहाँ नीचे आ गई तो क्या होगा, इसका सारे का दाब अपने ऊपर लगेगा। तो अपने क्या होगा, वायु दाब, जो वायु है उसका दाब क्या हो गया, अधिक। ठीक है। अच्छा, ये कितनी गैस थी, 1 2 3 4 5 6। अब यही स्थिति अपन लेते हैं जब तापमान में वृद्धि होगी तो गैस हल्की होगी। तो ये लो, अपन वापस वहीं पर खड़े हैं। तो अब क्या होगा, ये एक वायु, ये एक परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, क्योंकि अपने को पता है तापमान वृद्धि होगी तो गैस हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर उठेगी। तो ऊपर की ओर उठेगी तो क्या होगा, अपने ऊपर क्या होगा, जो वायु का दाब होगा वो क्या होगा, यहां पर तो क्या होगा, अधिक रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और यहां पर क्या होगा, मिनिमम यानी कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर तापमान में कमी, तापमान में कमी का मतलब मैं यहां पर ठंड लिख दूं क्या, ये लो लिख दिया ठंड। तो ठंड में क्या होगा, वायुदाब अधिक रहेगा, और गर्मी में, ग्रीष्म में क्या होगा, वायुदाब कम रहेगा। ये बात अपने को, हालांकि आपके सामने स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर यही बात लिख रखी है, आप आराम से इसको नोट कर लेना। अब इसको बस मेन तो आपके समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ गया तो हर स्थान पर ये काम आएगा। आपको बस इतना ही समझना है, तापमान में वृद्धि तो वायुदाब कम, और तापमान में कमी तो वायुदाब अधिक, ये अपने काम की चीज है। ठीक है। अब अपन एक बार चलते हैं और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे आपके सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं वहां पर चलते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है वायुमंडल की संरचना। अगली हेडिंग डालिए आप, वायुमंडल की संरचना। बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और जैसा बना रहे हैं वैसा आपको बनाना है। ठीक है। ये अपन ने बना लिया धरातल और ये अपन ने बना दिया अपना वायुमंडल। ये लो, अब इसमें ध्यान रखना, ये तो अपना वायुमंडल हो गया। अब अपने पहले यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, वायुमंडल की संरचना। ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया, ये अपना है धरातल। धरातल यानी पृथ्वी का क्षेत्र, पृथ्वी के क्षेत्र। अब देखो, पृथ्वी दो प्रकार के क्षेत्र हो गए। कौन कौन से क्षेत्र हो गए, इस प्रकार। एक तो हो गए ये क्षेत्र, ये कौन सा है, भूमध्य, और ये कौन सा है, ध्रुव, यानी ये एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। अब आप मेरे को बताइए, दोनों में से ठंडा स्थान कौन सा है, ध्रुव वाले ठंडे होते हैं या भूमध्य रेखा वाले ठंडे होते हैं। और अपन ने पहले ही बात की थी, सबसे ज्यादा सूर्य
कि किरणें कहां पर गिरती है, भूमध्य रेखा पर। जितनी ज्यादा किरणें सीधी गिरेगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी। छठी कक्षा के अंदर अपन ने पढ़ा है, जितनी ज्यादा सीधी किरणें यहां पर गिरेगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी। तो यहां पर सीधी गिरेगी तो बताओ यहां पर सीधी गिर रही है क्या, यहां पर क्या हो गया, तिरछी सी किरणें गिर रही है। जब तिरछी किरणें गिरेगी तो यहां पर क्या होगा, ठंड, और यहां पर क्या होगा, गर्मी। तो एक जगह स्थान पर मैं यहां पर क्या लिख दूं, यहां लिख दूं भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहां पर क्या लिख दूं, ये लिख देता हूं ध्रुव। कौन से ध्रुव, दोनों ध्रुव मान लेते हैं अपन। एक तरफ तो भूमध्य रेखा लिख दी, एक तरफ लिख दिया ध्रुव। अब यहां पर देखो, ये जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरी तो यहां पर क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। तो यहां पर भूमध्य रेखा पर तापमान, ये लो ऐसे तीर का निशान बना दिया तो समझ गए ना, तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। और वायुदाब क्या हो गया, कम। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जहां पर तापमान बढ़ता है वहां गैस क्या होती है, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। तो यहां पर तो गैस क्या हुआ, हल्की होकर ऊपर उड़ गई, ठीक है, यहां तक पहुंच गई, ये लो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, आराम से दिख जाएगा, ये लो यहां तक पहुंच गई। और यहां पर क्या होता है, ध्रुव के अंदर यहां पर तापमान क्या हुआ, तापमान ठंडा होने के कारण कम हो गया। तो कम हो गया तो वायु दाब क्या हुआ, वायु का दाब वो उच्च हो गया। जब वायु दाब उच्च हुआ तो अपन ने पढ़ा था जहां तापमान कम होता है वहां गैस तो नीचे रहती है, तो यहां पर गैस रह गई यहां तक। तो ठंड के कारण यहां तो गैस नीचे आ गई, यहां गैस हो गई ऊपर। अब इन दोनों को मिला लेते हैं अपन, ये लो, ये एक अपना बन गया मंडल, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, पहला जो मंडल होता है वो एक स्थान पर तो रहता है, यानी ध्रुवों पर तो रहता है 6 से 8 किलोमीटर ऊंचा। अपने पृथ्वी के धरातल से 6 से 8 किलोमीटर ऊंचा रहता है ध्रुवों पर। और यहां पर भूमध्य रेखा पर कितना चला जाता है, 16 से 18 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। और इस मंडल का नाम क्या है आपके, सौभ मंडल। तो पहला मंडल अपने कौन सा आ गया, सौभ मंडल। सौभ मंडल अगर पूछ ले भूमध्य रेखा पर कितना आ रहा है तो 16 से 18 किलोमीटर ऊंचा आ रहा है, और आपके ध्रुवों पर कितना आ रहा है, 6 से 8 किलोमीटर ऊपर आ रहा है। इन सब की चर्चा बाद में करेंगे कि इसमें क्या क्या बनता है, पहले एक बार सारे मंडल लिख लेते हैं। फिर नंबर 2 पर आता है 50 किलोमीटर पर। यहां से ये 50 किलोमीटर ऊपर रहेगा, ये लो, और यहां से भी ये 50 किलोमीटर ऊपर रहेगा। तो अपन दोनों स्थान पर एक सीधी रेखा बना लेते हैं। तो ये तो यहां पर 50 किलोमीटर रहेगा और यहां से भी वो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। ये इस मंडल का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं समताप मंडल, ठीक है। पहला हो गया सौभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल। अब अगला मंडल आ जाएगा यहां पर आपके, ठीक है ना, और इसका नाम अपन रख देंगे मध्य मंडल। और अगला यहां पर जिसका नाम हो जाएगा बरहीमंडल। और सबसे लास्ट का मंडल हो जाएगा, अच्छा ये यहां पर हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल। और ये हो जाएगा बहिर्मंडल। तो ये अपने वायुमंडल के क्रम थे। सबसे पहले सौभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वापस देखो, सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगर मैं मध्य मंडल की बात करता हूं तो ये है 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल की बात करता हूं, इसको साफ कर देता हूं, अब आप समझ गए होंगे इसको तो। और अगर मैं आयन मंडल की बात करता हूं तो ये है 640 किलोमीटर तक, और बहिर्मंडल की बात करता हूं तो ये मैक्सिमम है आपके 1000 किलोमीटर तक, ठीक है ना। अब ये सारी क्रियाएं, ये सारे अपने मंडल हो गए, और इन्हीं मंडलों में अलग अलग क्रियाएं होती है। और अपने को पहला काम तो ये करना है, इन मंडलों को याद करना। पहला काम या पहला प्रश्न ये आता है कि इन मंडलों को क्रम से लिखो। नीचे वाले सबसे मंडल का नाम है यहाँ पर सौभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। ये तो अपना हो गया क्रम। अब फिर इनमें से पूछते हैं कितने किलोमीटर तक है। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ये धरातल से 16 से 18 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर तक है। और आपकी किताब के अंदर औसत दिया हुआ है 13 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर औसत में पूछ लिया जाए, कई बार एफएसएसआई में प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसमें लिखा हुआ था केवल 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर भी राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 से 18 तो कहां पर है, केवल भूमध्य रेखा पर है, यानी जो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट है वहां पर है, 0 डिग्री जहां से रेखा निकलती है। और यहां पर ध्रुवों पर है
6 से 8 किलोमीटर, और औसत पूछ लिया जाए तो कितना है 13 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं समताप मंडल, तो कितना है 50 किलोमीटर आ जाएगा दोनों तरफ, यानी यहां से तो सेम होने का एक तरफ अपन ने लिखा ही नहीं है, तो एक तरफ 50 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में मध्य मंडल कितना किलोमीटर आ जाएगा, 80 किलोमीटर आ जाएगा। आयन मंडल आपके आ जाएगा 640 किलोमीटर, और बही मंडल आ जाएगा आपके 1000 किलोमीटर। अब इन सब की एक एक विशेषताएं देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अपनी कक्षा के स्तर के हिसाब से पूछी जाती है। याद रखना अपन 7वीं कक्षा के स्तर के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन तो यहां पर एक इसका निर्माण कर लेते हैं बादल का। तो सबसे अपने यहां पर बादल का निर्माण, तो ये हो गया सौर मंडल में किसका निर्माण होगा, बादल का निर्माण। ये किस प्रकार का बादल होगा, इसमें बादल के अलावा यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, बादल का निर्माण। बादल के अलावा बिजली, जो बिजली का कड़कना है, आंधी तूफान का आना है, चक्रवात, ये सभी जो क्रियाएं होगी, बादल का निर्माण होना, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान आना, चक्रवात चलना, ये सारी क्रियाएं किसके अंदर होगी, सौर मंडल के अंदर होगी। सौर मंडल के अंदर आप इस प्रकार एक निशान बना लो जिससे आपको बस ये पता रह जाएगा बादल का बनना कैसे, बादल जिसके अंदर पानी है। अन्य समताप मंडल और मध्य मंडल में भी बादल बनते हैं, लेकिन इसमें ना तो किसी प्रकार की वर्षा होती है, ये तो क्या होते हैं, गैस के गोले होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो बादल बनते हैं उनके अंदर क्या होता है, बिजली, आंधी का तूफान या चक्रवात आना या बादलों का निर्माण जिससे बारिश हो सके, इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो ये सारी घटनाएं कहां पर होगी, केवल सौर मंडल में। आप जो बादल देखते हो ना बारिश के समय में, ये कहां पर होते हैं, मैक्सिमम इनकी हाइट होती है 18 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट, हालांकि ये तो 6 से 8 किलोमीटर दूरी पर भी नहीं हुआ करते हैं। तो यानी बादलों का निर्माण, बिजली, आंधी तूफान या चक्रवात का आना, वो केवल किसके अंदर होगा, सौर मंडल के अंदर होगा। और इसके अंदर एक और बात ध्यान रखना, जो ये आपके बादल बनते हैं, इन बादलों को क्या कहते हैं, घनाभ मेघ। जो घनाभ मेघ होते हैं, आपको अगर प्रश्न पूछ ले घनाभ मेघ किस मंडल के अंदर बनते हैं, तो सौर मंडल में बनते हैं, ठीक है ना। अन्य इनमें वायु के जो गैस के गोले होते हैं वो तो बादलों के अनुसार दिखते जरूर है, लेकिन उनमें इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती। तो अपने से बस इतना ही पूछा जाएगा, बादलों का निर्माण कहां होता है, भाई सौर मंडल में होता है। बिजली का कड़कना, आंधी तूफान का आना या चक्रवात का आना, वर्षा भी लिख देंगे यहां पर, ये लो वर्षा का आना, ये भी किस में होगा, आपके सौर मंडल के अंदर ही, क्रिया के अंदर होगा। अब अपन नंबर 2 यहां पर चलते हैं समताप मंडल के अंदर। समता, समानता, तो सबसे पहले तो यहां का तापमान क्या रहता है, समान रहता है। समान रहने का कारण क्या है, यहां पर ये क्रियाएं हो रही है, इस क्रियाओं को केवल यहां सौर मंडल में होता है, ऐसी कोई क्रिया यहां नहीं होती। जब ऐसी क्रिया यहां नहीं होती तो ये कैसा होगा, शांत मंडल, समान ताप हो गया। तो इसका एक और नाम हो, लिख लो, शांत मंडल। ये एक तरह से शांत मंडल है। जब ये शांत मंडल है तो क्या होता है, प्लेन जो हवाई जहाज है उसके उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हुआ कि नहीं हुआ, शांत है तो यहाँ पे आसानी से उड़ सकते हैं। अगर यहाँ होगा तो क्या होगा, कभी बादल आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, आंधी चक्रवात आने का भी डर रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, प्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, आपके समताप मंडल पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक चित्र बना लेते हैं, फिर यहाँ लिख भी लेते हैं, हवाई जहाज उड़ने हेतु सबसे उपयुक्त मंडल। तो पहला हो गया, इसका नाम है शांत मंडल। शांत मंडल है, इसी कारण हवाई जहाज यहां पर ही उड़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एक गैस भी होती है। कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस, ठीक है ना। कौन सी गैस होती है, ओजोन। ये ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, जिसकी चर्चा पहले भी अपन ने की थी, अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणों को है वो रोकती है। कौन सी गैस रोकती है, ओजोन गैस, जो कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। वापस ध्यान से सुनो, समताप मंडल के अंदर एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन गैस, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो बहुत ही हानिकारक किरणें होती है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने वाला मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल। गैस कौन सी है, ओजोन मंडल, ये ओजोन गैस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अपन यहां से चलते हैं अगले मंडल के अंदर, मध्य मंडल। मध्य मंडल में आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, जो बाहर से, जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड, अपन ने पहले सबसे पहले पढ़ा था ना, उल्का पिंडों को रोकने का कार्य, जो अपने पहला पॉइंट था, उल्का पिंडों को रोकने का कार्य, वो कहां पर होता है, मध्य मंडल के अंदर। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं
उल्का पिंड को नष्ट करने का कार्य। या उल्का पिंड किस मंडल में नष्ट होते हैं? आपके मध्य मंडल में। आपने रात्रि के समय देखा होगा, कभी आपको दिखता है टूटता हुआ तारा, और आपने कई मूवी के अंदर भी देखा होगा टूटते हुए तारे से वो विश मांगते, हालांकि वो कोई पूरी नहीं होती है, ये पूर्ण झूठ है, और कभी तारा टूटता हुआ अपने को दिखाई देगा भी नहीं। ये सारी चीजें क्या होती है? उल्का पिंड होते हैं। ये सारी क्या होते हैं? उल्का पिंड। जब वो यहाँ पर, जैसे ये अपने यहाँ पर पृथ्वी के अंदर मंडल बने हैं, जैसे जैसे वो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है तो घर्षण करता है इनके साथ में। जब घर्षण करता है तो क्या होता है? अपने को चमक दिखाई देती है। ये चमक ही अपन सोचते हैं ये क्या हो रहा है? तारा टूट रहा है। तो अधिकतर जो यहाँ पर उल्का पिंड होते हैं वो नष्ट किसके अंदर होते हैं? मध्य मंडल के अंदर आकर नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, मध्य मंडल में अपने को केवल एक ही बात याद रखनी है, उल्का पिंड नष्ट होते हैं। ठीक है, या अपने को प्रश्न उल्टा पूछा जाएगा, उल्का पिंड किस मंडल के अंदर नष्ट होते हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा मध्य मंडल के अंदर। उसके बाद आयन मंडल, तो आयन मंडल का भी केवल अपने को एक ही याद रखना, आयन मंडल के अंदर क्या होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है? आयन मंडल से होता है। आपको आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल को सम्मिलित रूप से लिखा गया है किताब में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना आपको आयन मंडल अलग से बनाना है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल के अंदर होता है? आयन मंडल के अंदर होता है। फिर आती है बात बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को अपन क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। बहिर्मंडल को ही अपन क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। आपने कभी सुना होगा अंतरिक्ष के अंदर अपन ने क्या भेजा है? अपना एक उपग्रह भेजा है, आर्यभट्ट। ये लो, अपन ने बना दिया इस उपग्रह को। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? इसका मतलब ये जो क्षेत्र है वहां पर अंतरिक्ष है, बहिर्मंडल अंतरिक्ष है, और इसमें क्या होते हैं? उपग्रह स्थापित होते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं उपग्रह स्थापित। कौन से उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर। और इसका रंग कैसा होता है? काला। तो ये पूर्ण रूप से काले रंग का होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल काला होता है, और यहाँ पर क्या स्थापित किए जाते हैं? उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार की गैसें होती है, ठीक है ना? कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपके हाइड्रोजन, और एक होती है आपके हीलियम। अगर आपको पूछ लिया जाए हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सर्वाधिक किस मंडल में पाई जाती है, तो आप कौन से मंडल का नाम बताओगे? बहिर्मंडल में। तो बहिर्मंडल में अपने को तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला तो इसका नाम, अंतरिक्ष कहते हैं, रंग काला होता है, उपग्रह इसमें स्थापित किए जाते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम गैसें यहाँ पर बहुतायत रूप से पाई जाती है, जो हल्की गैसें हैं। ठीक है ना, जो क्या है? हल्की गैसें। तो एक बार मैं इसका वापस रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बादलों का निर्माण, चक्रवात आना, बिजली, आंधी तूफान कहां पर होते हैं? ये होते हैं सौर मंडल के अंदर। और इसमें किस प्रकार के बादल बनाए जाते हैं? घनाभ मेघ। ठीक है ना, सौर मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर तक, और ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर तक। और औसत की बात करें, इसके औसत की बात करते हैं तो आपके 13 किलोमीटर तक। समताप मंडल, ये शांत मंडल होता है। शांत मंडल होने के कारण इसमें हवाई जहाज उड़ने में आसानी रहती है। तो सबसे ज्यादा हवाई जहाज कहां पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। साथ ही साथ इसमें गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन गैस, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। उसके बाद आता है आपके मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या करता है? उल्का पिंडों को नष्ट करने का कार्य, यानी जितने भी उल्का पिंड है लगभग सारे मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा जो आपके उल्का पिंड होता है वही पृथ्वी पर छोटे रूप में पहुंच पाता है। ठीक है, आयन मंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य है रेडियो तरंगों का परावर्तन। जो पृथ्वी से निकलने वाली रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे कौन कौन सी होती है? आपके मोबाइल भी रेडियो तरंगे पर कार्य करता है, या जो आपके डिश एंटीना, डिश टीवी लगी होती है, ये सारे किस पर? इस रेडियो तरंग पर ही कार्य करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ रेडियो तरंगों का परावर्तन किसके अंदर होता है? आयन मंडल के अंदर होता है। और सबसे अंतिम आता है बहिर्मंडल, अंतरिक्ष कहलाता है, रंग काला होता है, उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, और साथ ही हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो इसके आगे का जो भाग है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना अध्ययन सुचारू रूप से चलाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।